चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर, हेडिंग डालिएगा चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर। चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई हमारा कंडक्टर है, क्या है, इस तरीके से कंडक्टर मानते हैं। ठीक है, ये हमारा एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर पे मान लीजिए हम कोई चार्ज क्यू दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? चार्ज क्यू। ठीक है, तो चार्ज क्यू जब देंगे तो आपको मैंने अभी बताया कि कंडक्टर के अंदर चार्ज की वैल्यू क्या होती है? जीरो। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, वहाँ पे चार्ज की वैल्यू भी क्या होगी? जीरो। क्योंकि जब कोई चार्ज है ही नहीं तो वहाँ पे जो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, मतलब वहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके चार्ज से ही बनता है। अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वहाँ से अवे जाएगी और निगेटिव है तो उस चार्ज के तरफ आएगी। तो जब आपके कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है तो फिर वहाँ पे आपका कोई चार्ज भी नहीं रहना चाहिए। तो अगर इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई इनसाइड जीरो है, क्या है? जीरो है, तो इस कंडक्टर के अंदर चार्ज की वैल्यू भी क्या होगी? जीरो होगी। क्या होगी? जीरो होगी। तो जब चार्ज हमने दिया तो ये चार्ज गया कहाँ? जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना है, क्यू आपका कंडक्टर के अंदर जीरो है, तो फिर चार्ज जो दिए है मेटल को कहाँ गया है? कंडक्टर को, उसके सरफेस पे कहाँ गया है? अगर मान लीजिए सारा पॉजिटिव चार्ज आप यही रखते हैं, क्या रखते हैं? पॉजिटिव चार्ज। मेरा एक बात ध्यान रखिएगा, तो अगर ये कंडक्टर है आपका तो इसमें चार्ज की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो। और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, सारे पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये सारे चार्ज कहाँ चले आएंगे? सरफेस पे। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो ये चार्ज आपका सारे चार्ज कहाँ पे आ जाएंगे? सरफेस पे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? और सरफेस के अंदर चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो चार्ज की वैल्यू भी क्या होगी? जीरो। तो ये सारे चार्ज आपको एक दूसरे को रिपेल करके और ये कहाँ चले जाते हैं? इस कंडक्टर के सरफेस पे। कहाँ चले जाते हैं? सरफेस पे। समझ में आ रहा है बात? ये वाला चार्ज इसको रिपेल किया और ये वाला चार्ज इसको रिपेल किया, तो सिमेट्री के हिसाब से सारे चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे और ये सारे चार्ज आपके कहाँ चले जाएंगे? सरफेस पे। समझ में आ रहा है बात? तो अगर आप किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, वो चार्ज आप पॉजिटिव भी दे सकते हैं और वो चार्ज आप निगेटिव भी दे सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आप किसी कंडक्टर को पॉजिटिव चार्ज दिए तो आपके कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, चार्ज भी जीरो, तो वो सारे चार्ज आपके कहाँ चले जाते हैं? कंडक्टर के सरफेस पे। आया बात समझ में? इसके नीचे नोट पॉइंट में लिखिए, फिगर बना लीजिए तब लिखा रहे हैं। लिखिए इसको, if a charge given to a conductor then charge resides on the surface of conductor. On the surface of conductor. जब इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाएंगे आपको तो उस फिक्स जो आयन था उसको भी मूव कराया जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो
तो अभी तक बस ये याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, चार्ज भी जीरो। तो अगर आप किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो सारा चार्ज कहाँ अपीयर हो जाएगा? आपका सरफेस पे, क्योंकि सरफेस के अंदर चार्ज क्या रहेगा? जीरो। आया बात समझ में? चलिए अब अगला हेडिंग है पोटेंशियल टू अ कंडक्टर। अभी थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है पूरा इसमें, ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल लगाया जाएगा आपका। हेडिंग डालिए पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर। ये सारा प्रॉपर्टीज है कंडक्टर का, ठीक है, सारा ये प्रॉपर्टीज है कंडक्टर का, ये अलग से है कंडक्टर। और इसके बाद आपको मैं कैपेसिटर पढ़ाऊंगा, वो अलग चैप्टर से करके पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपका सिलेबस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटर 2 चैप्टर है, मतलब एक ही चैप्टर है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप ख़त्म कर चुके हैं, कंडक्टर चालू किए हैं, और कैपेसिटर आपको अलग चैप्टर करके पढ़ाएंगे। कैपेसिटर एक अलग चैप्टर बना के पढ़ाया जाएगा उसको, ठीक है, ताकि पूरा कैपेसिटर एक चैप्टर के हिसाब से आसानी समझ में आ जाएगा। आया बस समझ में? जैसे 11th में पढ़ाए थे साउंड वेव करके, इन सबों को अलग चैप्टर करके पढ़ाए थे, उसी तरीके से कैपेसिटर को भी अलग एकदम पार्ट करके पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर। पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर। एक एक चीज़ों को समझते चलिए और एक दूसरे को रिलेट करते हुए चलेंगे, आपको आसान समझ में आएगा, ठीक है। फिजिक्स में पढ़ना है तो आप इक्वेशन को पढ़ने का प्रयास करिए। किस चीज़ को? इक्वेशन को। जिसको इक्वेशन पढ़ना आ गया उसको उसी दिन से फिजिक्स आसान लगने लगेगी। मैं 11th से चिल्ला रहा हूँ कि इक्वेशन पे ध्यान दीजिए, इक्वेशन पे। इक्वेशन से क्या क्या चीज़ें आपको मिल सकता है, क्योंकि एग्जामिनर आपका सारा क्वेश्चन इक्वेशन से ही बनाएगा। समझ बात आ रही है? तो इक्वेशन को किस तरीके से तोड़ेगा, कहाँ कहाँ से तोड़ेगा, कैसे जोड़ेगा, आपको सारा चीज़ ध्यान में रख के चलना है। तो आप इक्वेशन को पढ़िए, जो रिजल्ट आ रहा है किसी चीज़ का, उस रिजल्ट को बारीकी से पढ़िए कि इस इक्वेशन से ग्राफ कैसे बनेगा, इस इक्वेशन से न्यूमेरिकल कैसे पूछेगा, इस इक्वेशन को इसको चेंज करेगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। सारा खेल न्यूमेरिकल से प्रयास किया जाएगा आपको। आए बात समझ में? तो इक्वेशन को रीडिंग करिएगा और हम सिखाएंगे आपको इक्वेशन कैसे रीड करते हैं, ठीक है। चलिए अब आपका टारगेट है कंडक्टर की पोटेंशियल। आपको 2 चीज़ मैंने बताया कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो कंडक्टर के अंदर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मत ड्रा करिएगा, ठीक है। और उसके बाद कंडक्टर के अंदर क्या चीज़ जीरो होता है? चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो गया, चार्ज भी जीरो हो गया। और आप किसी भी कंडक्टर को अगर चार्ज देते हैं तो वो चार्ज आपका कहाँ अपीयर होगा? सरफेस पे। कहाँ पे? सरफेस पे। 3 चीज़ पता हो गया आपको। अब चौथी चीज़ देखते हैं पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, कि कंडक्टर का पोटेंशियल क्या होगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक इस तरीके से कंडक्टर बनाते हैं, एक रिलेशन मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dV डिवाइडेड बाई dr, बताया था। तो क्या इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ dV इज इक्वल टू माइनस EdR, लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आपके कंडक्टर के अंदर क्या होती है? जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। तो क्या यहाँ से आपका dV की वैल्यू जीरो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या है? जीरो है। तो जब dV आपका पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन जीरो है, पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या है? जीरो, तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल क्या रहा होगा? कांस्टेंट। जो चीज़ कांस्टेंट रहती है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। अब इस तरह भी समझ सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल क्या है आपका? जीरो, मतलब वेलोसिटी क्या है? वो पोटेंशियल कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। हाँ, ये चीज़ अगर आपकी पोटेंशियल आपका ये dV आपका जीरो है, इसका मतलब पोटेंशियल आपका क्या है? कांस्टेंट है। ताकि फाइनल में से जब इनिशियल माइनस करेंगे तो दोनों चीज़ कांस्टेंट है। dV का मतलब चेंज ही ना होता है। चेंज कहाँ से कहाँ? फाइनल में से इनिशियल। जब दोनों चीज़ कांस्टेंट रहेंगी तभी आपका डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो।
तो आपका पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया कहाँ पे, जिस रीजन में आपके इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी। कंडक्टर के इनसाइड में जो रीजन है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो आपका पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्या रहेगा, पोटेंशियल कांस्टेंट। अब देखिए dV आपका जीरो है कि नहीं है, बात ज़रा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आप dV को जीरो दिखाए हैं जो बराबर है वेक्टर E और डॉट वेक्टर ds। दोनों चीज़ वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट है, एरिया वेक्टर है, और ये है आपका इलेक्ट्रिक वेक्टर। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कब जीरो होता है, जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। नहीं समझ में आया? जब वेक्टर E जो है ये परपेंडिकुलर होगा ds वेक्टर का, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। ये वेक्टर की कहानी है 11th की, कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, जीरो, और जब ये दोनों चीज़ परपेंडिकुलर होंगी तब। नहीं समझ आया? अच्छा, E डॉट ds को क्या लिखते हैं, E ds cos थीटा लिखते हैं, डॉट हटता है तो क्या आता है, cos थीटा। तो ये जीरो कब होगा, जब cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो यहाँ जरा देखिए ये dV की वैल्यू जीरो है, मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो इस सरफेस पे जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी वो सारी कैसी लाइंस आएंगी, परपेंडिकुलर लाइंस आएंगी। प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कि जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो सारे परपेंडिकुलर ही आएंगी और परपेंडिकुलर ही जाएंगी। आया बात समझ में? क्योंकि सरफेस आपको मैंने बताया था कि अगर सरफेस इक्वी पोटेंशियल है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे आएंगी, परपेंडिकुलरली आएंगी। तो मान लेते हैं कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई वो इस तरीके से ऐसे क्या आएंगी, परपेंडिकुलर आएंगी। कैसे आएंगी, परपेंडिकुलर एकदम। सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप इस सरफेस से क्या आएंगी, परपेंडिकुलर ही आएंगी। आ रहे बात समझ में? तो सरफेस पे जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी वो सारे कैसी लाइंस आएंगी, परपेंडिकुलरली आएंगी। कैसे आएंगे, परपेंडिकुलरली। आ रहे बात समझ में? तो कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर पे जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी वो सारी कैसी होंगी, परपेंडिकुलरली आएंगी। अब देखिए इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो। तो चार्ज भी क्या होगा इसका, जीरो, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, चार्ज भी जीरो, मतलब इसका पोटेंशियल कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जब पोटेंशियल कांस्टेंट यानी कि dV की वैल्यू जीरो, इसीलिए इसको कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इसके अंदर आपके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं है। तो जितना यहाँ पे पोटेंशियल वही यहाँ पे, यहाँ तक कि इसके सरफेस तक भी आपका पोटेंशियल क्या होगा, वही होगा। आ रहे बात समझ में जी? तो कंडक्टर के अंदर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, चार्ज के वैल्यू भी जीरो, और आपका पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और चेंज इन पोटेंशियल जीरो रहेगा। dV जीरो तभी ना पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। ऐसा समझ में इतना है? और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो सरफेस की कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो ये आपको एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। तो कंडक्टर के अंदर आपसे कोई पोटेंशियल पूछेगा तो कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जितना कंडक्टर के सेंटर पे पोटेंशियल होगा उतना ही उसके सरफेस पे ही पोटेंशियल होगा। बात समझ आ रही है? नोट कर लीजिए इसको, मिटा दे इसको ना। चलिए अब ज़रा देखिए कुछ बातें आपको जो न्यूमेरिकल में यूज होगा उसके बारे में हम बताते हैं, ठीक है।
तो हेडिंग डालिए कंडक्टर बेस्ड प्रॉब्लम। कंडक्टर के बेस पे कैसे कैसे आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, वो सारे प्रॉब्लम्स को पहले मैं दूर करता हूँ, फिर प्रॉब्लम्स किया जाएगा, ठीक है। तो हेडिंग डालिए कंडक्टर बेस्ड प्रॉब्लम्स। कंडक्टर से कैसे कैसे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं, पहले उस दर्द का इलाज किया जाए। कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, तो उससे पहले उस प्रॉब्लम को ही क्या कर दिया जाए, दूर कर दिया जाए। हेडिंग डालिए कंडक्टर बेस्ड प्रॉब्लम। हो गया। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर है। आपको बस डिस्टर्ब किया जाएगा नाम से। किससे? नाम से। अब इस चार्ज पे, अगर इस कंडक्टर पे मान लेते हैं मैंने कोई चार्ज Q दिया, क्या दिया, Q चार्ज दिया। अब ये चार्ज पूरी तरीके से इसके सरफेस पे क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये चार्ज आपका सरफेस के, अरे कंडक्टर के अंदर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होती है, तो चार्ज की वैल्यू भी क्या होगा आपका, जीरो। और सारे चार्ज आपके कंडक्टर के सरफेस पे। अब देखिए, इसी को हम लोग कहते हैं पूरी तरीके से अंदर से क्या हो गया है, खोखला हो गया है कि नहीं है, हॉलो है पूरा। खोखला उसी को नहीं बोलते हैं जी, इसके अंदर कुछ नहीं है तो क्या है, ये हॉलो है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं हॉलो, हॉलो क्या बोलते हैं इसको, होलो कंडक्टिंग स्फीयर। क्या बोलते हैं, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। आया समझ में? ये आपका कंडक्टर कैसा है, खोखला है, तो इसलिए उसको बोलेंगे हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। आया समझ में? अब इसी तरीके से क्या होता है, और इसी को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं स्फेरिकल सेल। क्या बोलते हैं, स्फेरिकल सेल। और एक आते हैं हमारे प्यारे भाई साहब ऐसे, और मान लेते हैं इनको भी मैंने कौन सा चार्ज दिया, प्लस क्यू। क्या दिया, प्लस क्यू। और इनको कहा जाता है, जैसे पूरा इस तरीके से मान लीजिए, इस तरीके से डिजाइन बना दे रहे हैं आपको। ये होता है, अगर मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। मान लेते हैं अभी कुछ देर के लिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करके कहाँ पहुँच जाएंगे, सरफेस पे। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज पहुँच गए आपके सरफेस पे। कहाँ पहुँच गए? ध्यान रहे, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है और बनेगा, इसीलिए इसका नाम दिया गया कंडक्टर बेस्ड प्रॉब्लम। तो ये सारे चार्ज आपके कहाँ आ गए, सरफेस पे। तो इसको हम लोग कहते हैं कंडक्टिंग स्फीयर। क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग स्फीयर। और ध्यान से सुनिएगा, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। ये आपका होलो कंडक्टिंग स्फीयर है जिसको हम स्फेरिकल सेल बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं आप, कंडक्टिंग स्फीयर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है? इसमें भी ये सारे चार्ज आपको रिपेल करके कहाँ पहुँच गए, प्लस क्यू पे। और इसमें भी आपके कुछ रहे होंगे चार्ज जो रिपेल करके कहाँ पहुँच गए हैं, प्लस क्यू पे। तो आप ध्यान रखिएगा, दोनों नाम आपको सिर्फ उलझाने के लिए और भुलवाने के लिए दिए जाएंगे। आपको होलो कंडक्टिंग स्फीयर या फिर स्फेरिकल सेल दे या फिर कंडक्टिंग स्फीयर दे, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। नाम अलग अलग है, काम दोनों का एक ही है। इसीलिए क्या है, कंडक्टर बेस्ड प्रॉब्लम। इस समस्या का जड़ है, समझा रहा है, ये बुक में नहीं मिलेगा आपको।
ये सब प्रैक्टिस बेस्ड है, आपको ये क्वेश्चन ट्रीट कर दिया गया है। आया समझ में? ये सब आपको टेस्टेड किया गया है, टेस्ट करके आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। आके बिना ऐसे ही थोड़े कुछ बता देंगे चलो सही है, इसके पहले टेस्ट किया जाता है। ये जो आपको लेक्चर भटर भटर बोल रहे हैं, इसके पीछे कहीं 3 घंटे की मेहनत है, समझा रही बात? तब आपको ऐसे आके भटर भटर कुछ बोल के चले जा रहे हैं। तो इस जो लेक्चर आपको 45 मिनट का देते हैं, इस 45 मिनट के लिए कम से कम 4 घंटे मेहनत करता हूँ तब आके लेक्चर देता हूँ। अरे बस समझ में? तो आप कम से कम आप लोग मेहनत करिए तभी समझ में आएगा जी। तो ये सब आपके टेस्टेड हैं, ये सब क्वेश्चन आपको मिला है बुक में, और प्रीवियस ईयर में सारे आए हुए क्वेश्चन हैं, नाम बस अलग अलग है, काम इन दोनों का क्या है? सेम है। छपनी मशीन बनी, छापिए।